सो यूनिट 2 को जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो यूनिट 2 जो है, अगर हम देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स के ऊपर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स से रिलेटेड यूनिट है, मतलब टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज। टॉपिक का नाम है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन गेन एंड लॉसेस इन बिजनेस, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रियंका जी, आप अभी अभी दिखे मुझे, क्या स्कोर आया आपका सिमुलेशन में? जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिए स्कोर कितना आपने भेजा, नहीं परफॉर्मेंस। चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपने सिमुलेशन में क्या स्कोर किया, जब तक मैं आगे बढ़ता हूं। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन गेन एंड लॉसेस। तो अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा करा नहीं है, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन गेन एंड लॉसेस इन बिजनेस, इस यूनिट में काफी कॉम्प्लिकेशन आपको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझें कि सर हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत कहां पर पड़ेगी, कहां कहां पर हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ने वाली है। तो दो चीजें हम यहां पर बात कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन के बारे में। तो जब आप ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप ट्रांसलेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शन, इसका मतलब या तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हैं यूएस गैप, आप पढ़ने जा रहे हैं यूएस गैप, तो यूएस गैप में आपको सोचना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? जो आपकी एक रिपोर्टिंग करेंसी होगी, बताइए कौन सी होनी चाहिए रिपोर्टिंग करेंसी? हम्म रिपोर्टिंग करेंसी मतलब जिसमें आप आपके बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, और वो होगी आपकी यूएस डॉलर। तो ये बात तो आपको ध्यान रखना है कि सर अगर एग्जाम में यूएस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है क्वेश्चन, तो रिपोर्टिंग करेंसी विल बी योर यूएस डॉलर। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, आप अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका कहीं से इंपोर्ट कर रहा है, अमेरिकन कंपनी कहीं से इंपोर्ट कर रही है, तो उसे फॉरेन करेंसी बाय करनी पड़ेगी या सेल करनी पड़ेगी? मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो यू नीड टू बाय ए फॉरेन करेंसी और यू नीड टू सेल ए फॉरेन करेंसी। मेरा क्वेश्चन आपको देना आंसर। तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी बुक्स में आने वाले हैं अकाउंट्स पेबल, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी बुक्स में आने वाले हैं अकाउंट रिसीवेबल। बिल्कुल ठीक बात बोली सर, अपने अकाउंट्स पेबल और अकाउंट रिसीवेबल आएंगे। तो अकाउंट्स पेबल को हमें पे करना पड़ता है, तो हमें फॉरेन करेंसी को बाय करना पड़ेगा, और अकाउंट रिसीवेबल से हम रिसीव्ड करते हैं, तो हमें यहां पर फॉरेन करेंसी को सेल करना। अब हम सर फॉरेन करेंसी को बाय और सेल क्यों करेंगे, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए आपका कि सर हमें बाय और सेल क्यों करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि अगर आप यूएसए में बिजनेस करते हैं और आपने इंडिया में गुड्स को सोल्ड किया है, तो ऑब्वियस सी बात है उस यूएस कंपनी के पास जो करेंसी आएगी वो आईएनआर आएगी, इंडियन रुपीस। और उनके लिए इंडियन रुपीस क्या है? फॉरेन करेंसी है सर। और अगर वो फॉरेन करेंसी है तो अमेरिका में इंडियन रुपीस नहीं चलते, वो क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, ध्यान से समझना, चित्र बना के समझेंगे। ये है अमेरिकन कंपनी, ठीक है, ये है अमेरिकन कंपनी, और ये है सर एक उसका इंडियन कस्टमर, ठीक है, इंडियन कस्टमर है। और अल्टीमेटली बीच में आ जाएगा बैंक। बैंक क्यों आएगा? क्योंकि सर अल्टीमेटली जो भी करेंसी आएगी, हम किसी मीडियोकर को ही क्या करने वाले हैं? सेल करने वाले हैं। तो आपको मिलेगी इंडियन कस्टमर से क्या मिलेगा? आईएनआर।
और इस आईएनआर को हम क्या करेंगे, इस आईएनआर को हम क्या करेंगे सर, उठाकर अमेरिकन कंपनी क्या कर देगी, सोल्ड कर देगी। तो सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें क्या नया लॉजिक है। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन कस्टमर हमें आईएनआर देगा, हम इसको सोल्ड करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में आपको रेट कोट होंगे, एक होगा जो मैं आपको नोट्स में भी बताऊंगा, एक होगा डायरेक्ट मेथड और एक होगा इनडायरेक्ट मेथड, बस इसी को समझना है। डायरेक्ट मेथड और एक होगा इनडायरेक्ट। बस सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको एग्जाम में इसी में हो जाए। अब हमें ये समझना है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट मेथड और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। तो डेफिनेशन को समझने से पहले प्रैक्टिकली समझते हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब है 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी quoted, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी रेट इज quoted, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी रेट इज quoted इन डोमेस्टिक करेंसी। कितने लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई? ये बात समझना बहुत जरूरी है। 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी रेट, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी रेट मतलब मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं अभी यूएस की बात छोड़िए, मैं इंडिया में हूं, मैं कहां पर हूं, इंडिया में, और मेरे को अगर ऐसा रेट दिया हो $1 इज इक्वल टू 80, तो सबसे पहले आपको बताना है ये डायरेक्ट कोड है या इनडायरेक्ट कोड है। मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, दिस इज डायरेक्ट और दिस इज इनडायरेक्ट। तो आप सभी कह पाएंगे सर ये डायरेक्ट है, पूछिए क्यों। क्योंकि आपने क्या लिखा, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो सर 1 यूनिट मतलब $1, रेट इज कोटेड इन डोमेस्टिक करेंसी में, मतलब $1 इज इक्वल टू 80। तो अगर डेफिनेशन पढ़े यूएस गैप के, द डायरेक्ट मेथड इज क्या है, डायरेक्ट मेथड इज द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ अनदर करेंसी। डायरेक्ट मेथड इज डोमेस्टिक प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ अनदर करेंसी। जैसे उन्होंने यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू समझाया, €1 इज इक्वल टू $1.47, उन्होंने क्या बोला इस क्वेश्चन में, €1 इज इक्वल टू $1.47, यही बोला है ना। तो आपने ये कैसे बोल दिया ये डायरेक्ट है? क्योंकि यूएस के लिए ये जो यूरो है, यूरो करेंसी है, वो क्या है, फॉरेन की है या डोमेस्टिक है? तो सर ऑब्वियस सी बात है फॉरेन की। तो सर सिंपल भाषा में आप ये कहना चाहते हो कि अगर फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट का रेट गिवन हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रेट। लेकिन अगर डोमेस्टिक करेंसी की 1 यूनिट का रेट गिवन हो तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट। अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर एक यूएस कंपनी के सामने ऐसा रेट कोटेड है, $1 इज इक्वल टू 90, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, बस आपको ये बताना है। यूएस कंपनी अमेरिका में ये रेट दिख रही है, जिनको डायरेक्ट लगता है वो डायरेक्ट लिख दें। सर ये बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि यूएस में रेट देख रहे हैं तो यूएस में $1, डॉलर डॉलर जो है यूएस के लिए होम करेंसी है बेटा। बात समझ में आ गई? तो ये इनडायरेक्ट रेट। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लेट से आप यूएस में बिजनेस करते हो और आपको 1 यूएसए इज इक्वल टू 1 USD इज इक्वल टू, है ना, 1 USD इज इक्वल टू
इंडिया को नहीं लूंगा मैं अब। यहां मैं आपको दूंगा 500 येन। येन कहाँ की करेंसी है? जापान की। ठीक है, जापान की करेंसी को येन बोलते हैं। 1 USD इजिकल टू 500 येन। येन जो वो इंडिया की करेंसी पे भी चीपेस्ट है। 1 USD इजिकल टू 500 येन मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, अगर मुझे 5 लाख येन का इंपोर्ट किया है, हाउ मच डॉलर आई हैव टू पे? हाउ मच यूएसडी आई नीड टू पे? क्योंकि हम तो अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे सर। अपना अपना आंसर दे दो बेटा, लिख दो चैट बॉक्स में। तो कई बच्चे लिखेंगे 5,000 USD, कुछ लिखेंगे, कुछ ने क्या लिखा है, 100 USD, 1,000 USD। आप अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो आपको लगता है, अभी आपने सोचना है। मैंने क्या पूछा? हाउ मच यूएसडी आई नीड टू पे 5 लाख येन, मतलब 5 लाख येन को पेमेंट करने के लिए मुझे कितने डॉलर की रिक्वायरमेंट है? मेरा क्वेश्चन आपसे यही था। तो सर, 1 येन के लिए कितने डॉलर का रेट निकाल लेना चाहिए मुझे? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 USD इजिकल टू 500 येन है, तो 1 येन इज इक्वल टू 1/500 कर दूं? ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कि इसमें कोई दिक्कत है आपको? तो सर, अगर यहाँ 1 USD का रेट 500 येन है, तो 1 UN का रेट क्या हो जाएगा? 1/500। तो सर, 1/500 कर दिया, तो 1 येन के लिए इतने यूएसडी देने पड़ते हैं। तो इतने के लिए कितने देने पड़ेंगे? 5 लाख इंटू 0.002। क्या दिक्कत है? तो 1,000 USD इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। अब देखिए, कई बच्चों ने आंसर गलत दिया, 1,000 USD आप नहीं निकाल पाए। तो हमें यही समझना है कि सर, सबसे पहले डायरेक्ट कोट का मतलब क्या होता है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है 1 USD इज इक्वल टू 80, तो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है या कांट से? मेरा क्वेश्चन आपसे ये, व्हाट यू विल से, कि सर, कई बच्चे इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल रहे हैं और मैं यहां पर कहूंगा कि सर वी कांट से। पूछो क्यों? मैंने ये तो आपको बताया ही नहीं कि कौन से देश में इस रेट को देख रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि ये रेट हम इंडिया में देख रहे हैं, तो क्या हो गया ये? अगर इस रेट की प्राइस में जाके इंडिया के फॉरेन करेंसी मार्केट में देख रहा हूं, सर, अगर ये रेट इंडिया में, क्योंकि इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी यूएसडी है, तो ये डायरेक्ट है। और डायरेक्ट है, और अगर मैं यूएसए में ये रेट देख रहा हूं, तो ये इनडायरेक्ट है। बात समझ में आती है? जहां पर आप होते हैं वहां से रेट पता किया जाता है। कितनों को ये बात समझ में आ गई? सोचिए, ये बात आप सीख गए, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में आप डील करेंगे तो आपको एटलीस्ट पहले रेट तो दिखते आए। अरे, यूएस कंपनी तो अक्रॉस द वर्ल्ड बिजनेस करती है, चाइना, जापान, अमेरिका, यूके, इंडिया। आपको रेट देखते ही नहीं आ रहा, पता चले। तो अगर आप यूएसए के मार्केट में देख रहे हैं तो ये इनडायरेक्ट है, इंडिया के मार्केट में देख रहे हैं तो डायरेक्ट। सर, इंडिया के मार्केट में देख रहे हैं तो डायरेक्ट क्यों बेटा? क्योंकि फॉरेन करेंसी की एक यूनिट का रेट है। सर, यूएस में देख रहे हैं तो ये इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी की एक यूनिट का रेट है। यूएस के लिए डॉलर इज ए डोमेस्टिक करेंसी। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंडिया में देख रहे हैं तो डायरेक्ट है, ध्यान रखना, और यूएसए में देख रहे हैं तो इनडायरेक्ट है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर यूएसए में ही इस रेट को मुझे डायरेक्ट करना हो तो क्या करें? तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, 1/80? तो इसका मतलब सर 1 INR इज इक्वल टू, या सिंपल INR इज इक्वल टू लिख दूं
0.0125 यूएसडी। तो आप समझ जाओगे ना सर, ये समझना इसलिए जरूरी है कि अगर क्वेश्चन ने दे दिया कि हमने इंपोर्ट किया है $5,000 का, या 5,000 की जगह 5 लाख INR का, कितने यूएसडी देने पड़ेंगे जल्दी बताओ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 5 लाख इंडियन रुपीस, क्योंकि हमारे सप्लायर ने हमको बिल भेजा है 5 लाख का। सोचिए, वी आर इन यूएसए, हमारा सप्लायर, हम इंडिया से कपड़ा खरीदते हैं सूरत से, ऐसा सोचो। वो भाई साहब को कुछ नहीं पता, सूरत में एक फैक्ट्री का मालिक ने बोला भैया 5 लाख का बिल मारो उधर, उधर 5 लाख का बिल आ गया यूएस कंपनी के पास, और आप उस कंपनी के अकाउंटेंट हो। आप तो देख रहे हो 5 लाख का इंडियन रुपीज, और आपको अब यूएसडी का पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करोगे यूएसडी का, आंसर दे दो। तो सर ऑब्वियस सी बात है कि कम ही आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई। अब क्या कर दे सर, सीधी बात है, यहाँ पर 1 INR का रेट दिया, देखो ये रेट लिखा था तो आप कई बच्चे मल्टीप्लाई कर दे, पता चले 1 8 नहीं, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो ना। ये 1 INR का रेट है, 1 INR में इतने यूएसडी आते, तो 5 लाख में कितने आएंगे? कितना सिंपल सा काम है। तो आज की डेट में आपने ये काम सीख लिया, ये बहुत बड़ी बात है। 6250 यूएसडी। तो कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का? चलो अभी आप यूएसडी यूएसडी से बहुत खुश होगा कि सर यार हम तो सर रट लेंगे यूएसडी। एग्जामिनर आपको यहाँ पे देगा यूके का रेट। चलो, 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.5 यूएसडी। अब देखता हूं मैं आप बता पाते हो कि नहीं। और हमने 5 लाख 5 लाख यूएसडी का गुड्स बाय किया है, और यूके की कंपनी को कितने पाउंड पे करने पड़ेंगे? हाउ मच पाउंड यू नीड टू पे? चलो आंसर दो। एग्जामिनर तो क्वेश्चन किसी भी हिसाब से बना सकता है ना, तो दिमाग लगाना है। अब देखो, कुछ रट्टाफिकेशन वाले बच्चों के लिए एक तरीका बता रहा हूं। अभी यहां पर कौन सी कंट्री की करेंसी ज्यादा पावरफुल दिख रही है? कौन सी कंट्री की करेंसी ज्यादा पावरफुल दिख रही है? सर ऑब्वियस सी बात है, यूके की दिख रही है हमें, तो इंग्लैंड की दिख रही है। तो जो पावरफुल है वो कम देना पड़ता है या ज्यादा देना पड़ता है? सर वो कम देना पड़ेगा, तो 5 लाख से कम ही पेमेंट देना है। तो सीधी बात, एक काम करो ना, डिवाइड कर दो 1.5 से, खत्म। कोई दिमाग नहीं लगाया हमने, डायरेक्ट इंटरेक्ट। जो पावरफुल है वो कम देना पड़ेगा, जो लेस पावरफुल है वो ज्यादा देना पड़ेगा। बात समझ में आती है? क्लियर हो गया डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट? तो सर डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताना। डायरेक्ट रेट और इनडायरेक्ट रेट किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? सर हम कहां पर रेट देख रहे हैं इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज तो ये बात में ध्यान, कहां पर देख रहे हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? कहां पर रेट देख रहे हैं। सर अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये रेट किस कंट्री के लिए डायरेक्ट कोट है, ये जो आपके सामने लिखा है, किस कंट्री में देखा जाए तो डायरेक्ट है? कई बच्चे लिख रहे हैं सर यूके में देखा जाए, फिर गलत कर दिया बेटा आप लोगों ने। जिनने यूके लिखा उन्होंने खत्म कर दिया। अरे यूके के लिए तो पाउंड होम करेंसी है ना, यूएसए। अमेरिका के लिए पाउंड फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी की एक यूनिट का रेट गिवन है। तो सर अगर हम ये रेट यूएसए में देख रहे हैं तो ये डायरेक्ट है, और अगर हम ये रेट यूके में देख रहे हैं तो ये इनडायरेक्ट है। बात समझ में आ जाना चाहिए, और यही डेफिनेशन आपको बुक में दी। तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कभी पहचानने को दे दिया जाए तो आप एग्जाम में इसको बहुत आसानी से पहचान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है
अब हम थोड़ा सा इंडियन बन जाते हैं। आप आंसर देना। आप इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट करते हो यूएसए, यू आर ए एक्सपोर्टर, यू आर एक्सपोर्टर। आप चाहोगे कि आपकी देश की करेंसी स्ट्रांग हो, या आप चाहोगे कि आपकी देश की करेंसी वीक हो? मेरे को आंसर दे दो बस, इस बात का आंसर मुझे आपसे चाहिए। तो आप लोग सब इमोशनल हो बेटा, आप लोग प्रोफेशनल हो ही नहीं। सीधी बात, बात ही खत्म हो गई, आपने बोल दिया स्ट्रांग। आप इमोशनल हो। आप भारत माता की जय। आप बिजनेसमैन इमोशनल बाद में होता है, पहले वो प्रोफेशनल होता है। अब आप बोलोगे सर आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारे देश की करेंसी बढ़ेगी तो अच्छी बात है ना। बेटा आपको तो नुकसान हो रहा ना, अभी अभी आप अपना नुकसान देखो। क्यों? क्योंकि अभी आपने 1 USD का एक्सपोर्ट किया होगा, $1000 का लेट से एक्सपोर्ट किया, और उस दिन रेट था 1 USD = 80। और अगर 1 USD = 90 हो जाता, तो सबसे पहले बताओ कौन सी देश की कंट्री स्ट्रांग हो गई? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। पहले तो आप ये बताओ स्ट्रांग कौन है? सर हमको तो यूएसडी स्ट्रांग दिख रहा है, पहले 80 था अब 90 हो गया। नहीं बेटा। हाँ, देखा जाए तो पहले 1 USD के लिए 80 भारतीय रुपए देने पड़ते थे, इंडियन रुपीस देने पड़ते थे। नाउ 1 USD के लिए 90 INR देने। इसका मतलब सर यूएसए स्ट्रांग हो रहा है, और इंडिया की जो करेंसी है वो वीक हो रही है। तो अगर हमने जब माल बेचा था उस दिन हमें 80,000 मिलते, लेकिन जब हमको कलेक्शन का डेट आया तो हमें 90,000 हो गया। तो सर हम क्या एक रूल बना सकते हैं, इफ फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट होती है, सो एक्सपोर्टर को गेन होता है? क्या ये रूल बना सकते? समझ में आई कि नहीं बात ये? और वाइस एंड वर्सा, अगर ये माल हमने इंपोर्ट किया होता तो हमें पहले 1000 × 80, 80,000 पे करने पड़ रहे थे। नाउ अब हमें कितने पे करने पड़ रहे हैं? 90,000 पे करने पड़ रहे हैं। तो हमें यहां पर क्या होगा? लॉस होगा। बात समझ में आ गई? सिंपल कहानी है। कोई इसमें, आप ऐसा सोचा करो कि आप जब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो जाए एग्जाम में, यार कौन सी अप्रिशिएट हो रही कौन सी डेप्रिशिएट हो रही, आप अपने आप को किसी देश का नागरिक मान लिया करो, सीधी बात। अब क्वेश्चन में आपको जापान दे दिया है, 1 येन = 0.005 दे दिया है यूएसडी। और फिर ये दे दिया जाए 1 जनवरी को, और फिर 31 जनवरी को ऐसा दे दिया जाए कि 1 येन = 0.00004। अब आपको फायदा किस रूप में होगा, इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट में? अगर ऐसा सोचना पड़ जाए तो क्या सोचोगे? अब यहां पर आपको फायदा कब होने वाला है? सबसे पहले तो ये सोचो कि अब सर हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि 1 येन में पहले 0005 यूएसडी आते थे, अब 1 येन में 0004 यूएसडी आ रहे हैं। इसका मतलब कौन सी देश की करेंसी स्ट्रांग हो रही है? सबसे पहला तो क्वेश्चन अपने दिमाग में ये बैठाओ, कौन सी देश की करेंसी स्ट्रांग हो रही है? अब कई बच्चे बोल रहे सर येन स्ट्रांग हो रही है, फिर कंफ्यूज हो रहा है आप लोगों को।
बेटा अभी 1 येन में पहले 0.0005 आते थे, अब कम आ रहे हैं ना। 1 येन में पहले 0005 यूएसडी आ जाते थे, अब 0004 आ जाते हैं। इसका मतलब यूएसए यूएसए की करेंसी स्ट्रोंग हो रही है, और वहां की करेंसी अगर स्ट्रोंग होगी तो हमें माल खरीदने में, या माल खरीदने या माल बेचने में, ये आपको सोचना है। आप इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर, ये आपका पर्सपेक्टिव है, आपको सोचना। हमें सिर्फ यहां पर अभी ये डिसीजन लेना था कि सर यहां पर यूएस की करेंसी स्ट्रांग हो रही है, तो अगर हमने यूएस में एक्सपोर्ट किया है या इंपोर्ट किया है, अगला क्वेश्चन हमारा यही है। तो अभी हम जापान के लोग हैं, ऐसा सोचो, हम तो सर जापान में बैठे हैं, और अगर हमने $1000 यूएसडी का एक्सपोर्ट किया होता, ऐसे करके देख लो समझने के लिए, तो सर यहां पर तो 1 येन इज इक्वल टू इतने यूएसडी, तो पहले क्या करोगे यहाँ पे, 1000 डिवाइडेड बाई 0.0005, इतने यूएसडी मिलते थे एक्सपोर्ट करने पे। लेकिन 31 जनवरी को वो रेट कितना हो गया, तो सर हमने यहाँ कितना लिया था, 1000 लिया था ना, 1000 डिवाइडेड बाई 0.004, तो अब हमको इतना मिलेंगे। तो इसका मतलब सर अगर यूएसए की करेंसी स्ट्रांग होगी तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, तो हम एज ए एक्सपोर्टर गेन कर जाएंगे। तो यहां पर सर येन डेप्रीशिएट हो रहा है और डॉलर क्या हो रहा है, एप्रीशिएट। तो एप्रीशिएशन और डेप्रीशिएशन समझ में आ गया या नहीं आया? और क्या इसके लिए हमको ये पता, हमको क्या हमेशा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, या दुनिया की किसी भी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेंगे हम? सोच लेंगे ना। तो बस अब यहां पर उन्होंने लिख के दिया, मैंने आपको बुक्स में एग्जांपल देके समझा दिया। इफ फॉरेन करेंसी, ये एरो का मतलब क्या है, ये एरो का मतलब फॉरेन करेंसी बढ़ रही है। तो अगर एसेट बढ़ रही है मतलब यू आर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, आंसर दो। एसेट सर एक्सपोर्टर में आती है या इंपोर्टर में आती है? सर माल बेचते हैं तो बुक्स में अकाउंट रिसीवेबल आता है, तो एसेट एक्सपोर्ट, तो इसीलिए तो लिखा एसेट इज इक्वल टू गेन, और अगर फॉरेन करेंसी डेप्रीशिएट होती तो एसेट इज इक्वल टू लॉस। बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो उन्होंने सिर्फ थंबनेल बना दिया, हमने उसके साथ में एग्जांपल। अकाउंट्स पेबल यहाँ लिख भी दिया है वैसे, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल। अगर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होगी, फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होगी तो हमारी बुक्स में लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और लायबिलिटी बढ़ने पे लॉस होता है, और लायबिलिटी गिरने पर गेन। कितनों को पूरा का पूरा समझ में आ गया? 100%। सिंपल भाषा। सर फॉरेन एक्सचेंज, और ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में, बताइए ट्रांजेक्शन वर्ड के ऊपर फोकस क्यों कर रहा हूं? कौन बताएगा? पहली यूनिट से इसका रिलेशन है। मेरा फोकस यहां पर ट्रांजेक्शन वर्ड के ऊपर कुछ ज्यादा है। और आप मुझे बताओ, मैंने आपको एक पहली यूनिट पढ़ाई थी तो वहां पर ट्रांजेक्शन लिखा था या ट्रांसलेशन लिखा था? याद करो, पहली यूनिट। तो सर ये ट्रांजेक्शन गेन और लॉस है, तो ट्रांजेक्शन गेन और लॉस इज ओसीआई या नेट इनकम? क्वेश्चन तो ये है। सर नेट इनकम कहां जाएगा ये, नेट इनकम, बात याद रहेगी। ट्रांजेक्शन गेन ये क्या है? अब सर इसकी अगर हम जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जनरल एंट्री को समझना है। तो हमें जर्नल एंट्री को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, और वो भी हम छोटे छोटे चित्र बनाकर समझेंगे। एक होती है ट्रांजेक्शन डेट, एक होती है हमारी
रिपोर्टिंग डेट, और एक होती है हमारी पेमेंट डेट। बात समझ में आती है? सर ये क्या बोल दिया आपने, पेमेंट डेट? ये तीन चीजें आपने बोल दी, पेमेंट डेट। तो सर सबसे पहले ट्रांजैक्शन डेट पे जो रेट होता है उसको बोलते हैं स्पॉट रेट। मतलब लेट से आपने 1 दिसंबर को गुड सोल्ड किया, और आप थे अमेरिका में, आपने 1 लाख INR का गुड सोल्ड किया। कब सोल्ड किया सर? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को आपने माल बेचा 1 लाख INR, और आपको रेट दिया हुआ है 1 USD = 50 INR। ठीक है, ये डेट दिया है 1 दिसंबर। तो सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री बताइए। सर जिस दिन हमने माल बेचा उस दिन हम एक एंट्री पास कर लेंगे। क्या एंट्री पास कर लेंगे कि सर हमने गुड सोल्ड किया? तो हमारी बुक्स में आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। कितने से आ जाएगा सर? अब यहां मैं 1 लाख इंडियन रुपीज लिखूं या USD के हिसाब से चेंज करूं? क्वेश्चन मेरा ये है। तो क्या अमेरिका में कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडियन रुपीज में बनाए जाते होंगे? रिपोर्टिंग करेंसी आपकी कौन सी है? USD है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको USD में बदलना पड़ेगा। तो USD में बदलना है तो सर यहाँ तो $1 का रेट दिया, ये INR है, तो मैंने अभी सिखाया आपको। 1 डॉलर डिवाइडेड बाई 50 इंटू 1 लाख, तो 2000 USD में हमने रिकॉर्ड कर लिया, ये USD में है ना। और 2 सेल्स, ठीक है, ये हो गई। अब ये तो थी हमारी ट्रांजेक्शन डेट। अब बैलेंस शीट बनाई जाती है 31 दिसंबर को। उस दिन रेट लेट से 1 USD = 60 INR हो गया। तो आप बताइए, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आपको बताना है। तो सर ऑब्वियस सी बात है, पहले 1 USD में 50 इंडियन रुपीज आते थे, अब 1 USD में 60 आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी होम करेंसी क्या हो गई, अप्रिशिएट हो गई, तो कई लोग प्रॉफिट लिख रहे हैं, अभी भी नहीं समझ रहे हैं वो कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कि अब हमारी होम करेंसी अप्रिशिएट हो गई है। तो हमने ऐसे अगर कंफ्यूज हो जाए ना, तो हमको सीधे निकाल के देखना है कि 2000 से ज्यादा आएगा तो बेनिफिट है या 2000 से कम आएगा तो बेनिफिट है। हम क्या करें, या निकाल के देख ले। 1 लाख का माल बेचा था ना, 1 लाख इंडियन रुपीज का, मल्टीप्लाई 1/60। अब हमें 16,000 मिलने वाले, तो हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो लॉस इन दोनों के बीच का है। तो सर 2000 - 1, ये लॉस है 330। तो सर इस लॉस को भी हमने क्या करना है, तो सर फॉरेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या करें,
टू क्या जनरल एंट्री पास करना चाहिए? टू अकाउंट रिसीवेबल। तो यहाँ पे 333 का लॉस हो गया है, और ये डॉलर ध्यान से लिख रहा हूँ ना, ताकि आपको इंडियन रुपीस का कंफ्यूजन ना हो जाए। तो सर ये थी हमारी रिपोर्टिंग डेट। तो ये प्रॉफिट ओसीआई में क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा, उसका रीजन कौन बताएगा? कई बच्चे बोल रहे सर ये रियलाइज्ड है। ये ट्रांसलेशन है क्या? बस यहीं पे ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, लेट से नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर 15 जनवरी को आपको फंड रिसीव हो गया, और एग्जामिनर ने आपके मजे लेने के लिए, सिर्फ आपके मजे लेने के लिए बोल दिया कि हमको वहां से 1 लाख INR मिल गए। सॉरी, हमको मिल गए $2100। तो बताइए, गेन और लॉस बताइए। अब आपको ईमानदारी से बताना है कितना गेन और लॉस। कितने का गेन हुआ भुवन डी? जल्दी लिख दो $100, बहुत जल्दी एक्साइटेड होके लिख दो सभी लोग। बस यही इंतजार कर रहा था मैं। बेटा अपनी बुक्स में 2000 माइनस 333 ऑलरेडी आपने अकाउंट रिसीवल को 1667 पे लेकर आ चुके हैं। लेकर आ चुके हो ना, ये देखो। और अब आपको $2100 मिल गए, तो इसका मतलब आपको गेन हुआ। लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक कंफ्यूज करने के लिए दिया था, मैं देखना चाह रहा था कितने बच्चे अटेंटिव पढ़ रहे हैं। तो 433 का गेन है, लेकिन आप लोगों ने गलत बोला। लेकिन अब मैं यहाँ पे रेट दे रहा हूँ आपको। उस दिन रेट हो गया 1 USD इज इक्वल टू, पहले हमने क्या रेट लिखा था, क्योंकि ये तो मैंने सेल्फ कंपोज एग्जांपल है ना, 60 था ना, अब हमने लिख दिया 1 USD इज इक्वल टू 40। चलो जरा एंट्री बताओ, 15 जनवरी की एंट्री बताइए। 15 जनवरी की एंट्री विद अमाउंट। तो सर 1 लाख का माल बेचा था, ये तो फिक्स है, डिवाइडेड बाई 40, $2500 मिलने वाले। ये तो समझ में आ गई कि नहीं बात? बैंक अकाउंट डेबिट 2500। टू AR को कितना क्रेडिट करूं, अकाउंट रिसीवेबल को? सर इसको तो हम लेकर आ गए थे ना, 111667 पे। अब ये कहां से आया, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे 2000 माइनस ये हमने कर लिया था, तो 1667 आ गया था बीच में। हमको हो जाएगा टू फॉरेन एक्सचेंज गेन, बीच का डिफरेंस, दिस माइनस दिस। बात समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन जनरल। और यही बात इन सब में। तो सर द अनरियलाइज गेन और लॉस इज रिकॉर्डेड इन दी नेट इनकम, ये बात इंपॉर्टेंट थी। तो अब आप बोलोगे सर, आप तो पहले यूनिट में बोल रहे थे अनरियलाइज गेन और लॉसेस होते हैं वो तो ओसीआई में रिकॉर्ड होते हैं। क्या मैंने ये बोला था ऑल दी अनरियलाइज गेन? याद है?
कुछ नाम बताए थे आपको मैंने। पहली यूनिट मैंने आप अब सर पहली यूनिट में हमको तो भूल गए, चलो नोट्स में अभी आपको दिखा देता हूँ ना। मैं आपको याद दिला देता हूँ ना। क्या लिखा है वहां पे? ट्रांसलेशन। क्या लिखा है? ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट। इसीलिए अब मुझे बताओ, क्या ये बात आपको पहली यूनिट में समझ में आ जाती? नहीं आती ना, क्योंकि जो चीज जहां की है नहीं, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब मैं आपको फ्यूचर में फॉरेन करेंसी पढ़ाऊंगा तब वहां आपको बेटर बात समझ में आएगी। ऐसे ही आप देखिए यहां पर लिखा है गेन एंड लॉसेस ऑन डेरिवेटिव डेजिग्नेटेड फॉर कैश फ्लो। जब हम डेरिवेटिव्स चैप्टर को पढ़ेंगे, वैसे आप पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्होंने बार में ट्रांसफर कर दिया, बट अगर इफ यू विल ऑप्ट बार देन ओनली यू नीड टू स्टडी। तो जो चीज जहां पर काम आएगी उसको हम वहां पर पुराने कोर्स का रेफरेंस देके उसको अंडरस्टैंड कर ले। तो सर हम लोग पढ़ रहे थे ये सारी चीजें। तो आपको ये ईच बैलेंस शीट डेट पर क्या करना पड़ेगा? गेन और लॉस को क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना। बात समझ में आ गई होगी अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फंक्शनल करेंसी। ये बहुत ही हाईली टेस्टेड एरिया है। हाईली हाईली टेस्टेड एरिया। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सर फंक्शनल करेंसी क्या होती है। द फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट्स। बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन लिखी हुई है सर, कि सर जिस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आप काम करते हैं, आपका बिजनेस रन होता है, उसी को हम बोलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, विच इज प्राइमरली जनरेट एंड एक्सपेंड द कैश। अब मैं आपको एग्जांपल देके पूछता हूं, ये लाइन को हाईलाइट कर लेना। नॉर्मली दैट इन्वायरमेंट इज द वन इन विच प्राइमरली जनरेट एंड एक्सपेंड द कैश। मतलब सर एग्जांपल से समझते हैं। सर ये यूएसए है और यूएसए ने अपनी एक ब्रांच डाली है इंडिया में और एक दुबई में डाली है। दुबई की करेंसी का क्या नाम है? एडी। इंडिया की करेंसी आईएनआर। और ये तो है यूएसडी। अब दुबई में हमने ब्रांच जरूर डाली है। यहां पर हमने क्या करा, यहां पे भी ब्रांच डाली, हमारा सारा ऑपरेशन यहीं पर हो रहा है। लेकिन दुबई ऑफिस को जो भी गुड्स रॉ मटेरियल बाय करना होता है वो इंडियन मार्केट से ही बाय करना होता है। और रॉ मटेरियल बनाकर हम सेल भी इंडिया में ही कर देते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर जब हमको इंडिया में ही माल बनाना था, इंडिया में ही सेल करना था, तो हमने दुबई में कंपनी क्यों खोल ली? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर आपको यूएस टैक्सेशन में मिलेगा, जो कि आज ही रात को पढ़ेंगे हम। जो हमारी सुपर 40 क्लास चल रही ना, उसमें आज हम आपको टैक्स शेल्टर समझाएंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि आपने भले ही दुबई में खोली है, लेकिन दुबई के जो ऑपरेशंस हैं उसमें जो भी रॉ मटेरियल बाय होता है, जो भी हम सेल करते हैं वो इंडिया में करते हैं। तो मुझे बताइए फंक्शनल करेंसी एडी, यूएसडी और आईएनआर, क्या बोलोगे आप?
तो सर आईएनआर इज योर फंक्शनल, क्योंकि सारा का सारा काम किस में हो रहा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्राइमरली जनरेट एंड एक्सपेंड द कैश इन इकोनॉमिक एनवायरमेंट। भले ही दुबई में कंपनी है, लेकिन माल तो इंडिया से ही खरीदा जा रहा है, इंडिया में ही बेचा जा रहा है। सर यहां बना के क्या माथा फोड़ी कर रहे हैं? बेटा दुबई इज अ टैक्स हेवन कंट्री। अमेरिका को लगता है कि भैया दुबई में एक ऑफिस खोल लेते हैं, माल इंडिया में बना के बेच लेते हैं, क्या दिक्कत है, रजिस्टर्ड उन्होंने उसमें बना ली। तो एक प्राइमरी, तो सर यूएसडी इज योर रिपोर्टिंग करेंसी, आईएनआर योर फंक्शनल करेंसी, और एईडी व्हाट इज द करेंसी? एईडी को क्या बोलोगे फिर? एईडी का भी तो कुछ नाम होना चाहिए। तो एईडी इज ए फॉरेन करेंसी। बात समझ में आ गई? फ्यूचर के टॉपिक के लिए एक बात बता रहा हूं, फ्यूचर के टॉपिक के लिए, कि ये फंक्शनल करेंसी को, जो फंक्शनल होता है, फंक्शनल करेंसी को हम हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं? फंक्शनल करेंसी को हम रिपोर्टिंग करेंसी में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, फॉर, क्योंकि हम यूएस में ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो वो अभी लेटर ऑन का पार्ट है, लेकिन हमें ये समझना है कि सर जो फंक्शनल करेंसी होती है, जो फंक्शनल करेंसी होती है वो कौन सी करेंसी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो यहां पर प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, हमने क्या बोला, प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच जनरेट कैश और एक्सपेंस, मतलब अगर आपको ये मिल गए, दिस इज द प्राइमरी फैक्टर। लेकिन अगर वो आपको दिख नहीं रहा है, तो जिसमें आप फंड जनरेट करते हो, जहां से आप इक्विटी, जिस करेंसी में आप इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट जनरेट करते हो, वही करेंसी आपकी क्या कहलाती है, सेक, ये इंडिकेटर से, मतलब अगर आपको एग्जाम में पहचानना पड़े और आपको जनरेट और एक्सपेंस वाला लाइन नहीं देखने को मिल रही है, तो सर हमने तो याद किया हुआ था, तो सेकंड ऑप्शन क्या देखोगे, जहां से हम डेट और इक्विटी जिस करेंसी में ऑपरेट करते हैं, वही हमारी क्या होती, वही हमारी फंक्शनल करेंसी होती। तो दिस इज, अब एक क्वेश्चन आया है सर, पिछले क्वेश्चन में हम दुबई में ही सेल कर रहे होते, तो एईडी कौन सी करेंसी हो जाती? पिछले एग्जांपल में पायल राठी ने क्वेश्चन पूछा है, आप लोग बताइए, सोच के आंसर देना। दुबई में ही हम माल खरीद के बेच रहे होते, तो सर एईडी इज योर फंक्शनल करेंसी। तो फिर एईडी क्या हो जाती है आपकी? फंक्शनल करेंसी। तो सर एग्जामिनर आपको फॉरेन करेंसी भी पहचानने के लिए पूछ सकता है। तो सर फॉरेन करेंसी की सिंपल डेफिनेशन है, जो करेंसी फंक्शनल नहीं है, जिसमें आपका फंक्शन नहीं होता है, वो करेंसी आपकी क्या कहलाएगी? विच इज नॉट द फंक्शनल करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कि हर वो करेंसी जिसमें फंक्शन, जो फंक्शनल नहीं है, फॉरेन करेंसी एनी करेंसी अदर देन एंटिटीज फंक्शनल करेंसी। तो विच इज नॉट द फंक्शनल करेंसी इज योर फॉरेन करेंसी। और एक वर्ड यूज किया जा रहा है, करंट एक्सचेंज रेट। अब करंट का मतलब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए या बैलेंस शीट डेट होना चाहिए? तो ध्यान रखिए, करंट रेट का मतलब होता है बैलेंस शीट डेट।
करंट रेट का क्या मतलब होता है, और जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रेट। उसको क्या बोलते हैं सर, हिस्टोरिकल एक्सचेंज। क्लियर हो गया सर, तीन चीज क्लियर हो गई, क्या क्या क्लियर हो गया सर, फंक्शनल करेंसी क्लियर हो गया, फॉरेन करेंसी क्लियर हो गया, उसके बाद रिपोर्टिंग करेंसी क्लियर हो गया, उसके बाद डायरेक्ट कोड समझ में आ गया, उसके बाद इनडायरेक्ट कोड समझ में आ गया, उसके बाद सर रेट ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन डेट, रिपोर्टिंग डेट, और एक सेटलमेंट डेट के बीच में जो गेन्स होते हैं वो सारे के सारे कहां पर जाते हैं। देखो फ्लो में चलना पड़ेगा। अब कई बार ऐसी टर्मिनोलॉजी आ जाती है, वो टर्मिनोलॉजी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। जैसे ऐसा हो सकता ना कि दुबई में कंपनी बना रहे हैं, माल ऑस्ट्रेलिया में बेच रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन करेंसी में वो रेट डेटर्स कोटेड है, तो उसको क्या बोलेंगे। सर इंडिया में बिजनेस करते हैं, लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एक ऑस्ट्रेलिया का भी कस्टमर आ गया, बोले यार हमको माल दो, हमको बिलिंग ऑस्ट्रेलियन डॉलर में करना है, क्या बोलोगे इसको? आपने, इंडिया वालों ने कंपनी तो अमेरिका इंडिया में ही बनाई, लेकिन उस सप्लायर उस कस्टमर का कहना है कि भैया बिलिंग जो होगी ना, अब देखो एक नई सिचुएशन में आपको दे रहा हूं कि ये यूएसडी है, यूएसए है, ये इंडिया है, हमारा सारा ऑपरेशन यही जनरेट होता है, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया वाले भाई साहब बढ़ गए, बोले नहीं यार हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हम हमारे हिसाब से चलेंगे, आप हमको इनवॉइस जो दो वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में दे दो। अब मुझे बताइए, क्या ऑस्ट्रेलियन अगर हमको कन्वर्ट करना है, इस अकाउंट रिसीवेबल को शो करना है अमेरिकन कंपनी में, तो क्या ऑस्ट्रेलियन डॉलर से यूएसए में कन्वर्ट कर लें? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। नहीं सर, ये अलाउ नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन बोलता है कि आपको हमेशा फंक्शनल करेंसी से रिपोर्टिंग करेंसी में जाना है। तो आपको इस ऑस्ट्रेलियन डॉलर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आईएनआर में। वाई आईएनआर में करना पड़ेगा? वाई? बिकॉज आईएनआर इज आवर फंक्शनल करेंसी एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज फॉरेन करेंसी। जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो हमारे लिए क्या है सर, फॉरेन। तो यहां पे लिखा है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन टर्म्स आर स्टेटेड इन करेंसी डिफरेंट फ्रॉम एंटिटीज फंक्शनल करेंसी। देखो लिखा हुआ हो उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे उन्होंने दूसरा एग्जांपल दे दिया कि एक एंटिटीज हुज फंक्शनल करेंसी इज यूएसडी, परचेज इन्वेंट्री फ्रॉम जर्मन एंटिटी, पेमेंट इज टू बी पेड इन यूरोस, तो यूरो इज योर फॉरेन करेंसी, यूएसडी इज योर। अब मेरा आपसे एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन, क्या रिपोर्टिंग करेंसी और फंक्शनल करेंसी सेम हो सकती है क्या? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर आपको देना है। यस, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, योर फंक्शनल करेंसी कैन बी योर रिपोर्टिंग करेंसी। अब मैं इसका एग्जांपल ये बोलता हूं कि हम तो एक आईटी कंपनी है, हमारी सारी बिलिंग यूएसडी में होती है। जैसे इन्फोसिस अगर हम मान करें, उन्होंने बोला ये हम कोई भी दुनिया में ट्रांजेक्शन करेंगे। अब मुझे बताओ इन्फोसिस कहाँ की कंपनी है? भारत की कंपनी है ना, इन्फोसिस टीसीएस। तो सर इन्फोसिस और टीसीएस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में बनाते हैं? मोदी साहब उनको बोलते होंगे ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, इंडियन गवर्नमेंट, वो तो आईएनआर में बनाते हैं। तो यहां पर लेकिन
इन्फोसिस जो भी गुड्स बेचती है, ट्रांसफर जो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो बिलिंग यूएसडी में करती है। तो सर आईएनआर इज योर फंक्शनल करेंसी या फॉरेन करेंसी इन दिस एग्जांपल, इन पर्टिकुलर दिस एग्जांपल? आईएनआर कौन सी करेंसी है? फॉरेन करेंसी है। ध्यान रखना क्या है, मैंने क्या बोला कि केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं मोदी साहब, हमने ये नहीं बोला कि कैश जनरेट और एक्सपेंड करते हैं आईएनआर में। मैंने ये वर्ड यूज बोला क्या? मैंने क्या बोला? जो भी बिलिंग होती है वो किस करेंसी में होती है? जो भी बिलिंग होती है वो तो यूएसडी में होती है। तो योर फंक्शनल करेंसी कैन बी योर रिपोर्टिंग करेंसी। बात समझ में आई? बट इन दिस सिचुएशन इंडियन रुपीज इज योर फॉरेन करेंसी। तो आपको दो तीन बातों के ऊपर क्या करना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, वो जो है। आगे बढ़ते हैं। अब सर हमने इनिशियल मेजरमेंट के बारे में बात करी, जो अभी हमने ट्रांजेक्शन पढ़ा, इनिशियल मेजरमेंट रिपोर्टिंग होगा यूएसडी में। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी फंक्शनल करेंसी और रिपोर्टिंग करेंसी सेम है, क्या फॉरेन एक्सचेंज गेन होगा या लॉस होगा या कुछ भी नहीं होगा? सर फिर तो फॉरेन एक्सचेंज गेन होगा ही नहीं ना। व्हाट आई एम सेइंग दैट इफ योर फंक्शनल करेंसी इज योर रिपोर्टिंग करेंसी, मैं बोल रहा हूं कि मेरी फंक्शनल करेंसी ही यूएसए में है और मेरी रिपोर्टिंग भी यूएसए में, तो फंक्शन दोनों ही सेम है, तो फिर हमें ट्रांजेक्शन गेन होगा ही नहीं, ट्रांसलेशन गेन होगा ही नहीं। इसीलिए कई कंपनीज क्या, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा, लेकिन हम वो बियॉन्ड द स्कोप ना चले जाए, मैं उसको इसलिए नहीं छेड़ रहा हूं। चलो फिर भी आपसे पूछ लेता हूं। आप यूएस में माल बेचते हो, आप बिलिंग इंडियन रुपीज में करते हो, देयर इज ए रिस्क और नॉट? योर इनवॉइस इन इंडियन रुपीज, देयर इज ए रिस्क और नो? आप यूएस में माल बेचते हो लेकिन आप इनवॉइसिंग हमेशा इंडियन रुपीज में करते हो, कोई रिस्क नहीं है। अरे आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा, $1 = 80, आपको तो आज भी 1 लाख रुपए मिलना है, $1 = 90 हो जाए तो भी 1 लाख रुपए मिलना है, क्योंकि आपने इन्वॉइसिंग किस में कर दी? यार मैं यहाँ पे यूएस वालों को पढ़ाता हूँ, जैसे अभी कुछ बच्चे यूएस वाले बैठे हैं, जैसे तेजल बैठे हैं, दो तीन बच्चे हैं, मैं इनसे पेमेंट तो इंडियन रुपीज में लेता हूँ। अगर मैं यूएसडी में लेता तो मेरी रिस्क होती ना। क्या आपने मुझे डॉलर में पेमेंट किया तेजल? आपने किस में पेमेंट किया मुझे? आईएनआर में। तो उस आईएनआर को लेकर मेरे को बैंक के पास तो जाना ही नहीं है ना, तो काहे की रिस्क? लेकिन अगर मैं आपको बिलिंग डॉलर में कर देता, आप मुझे डॉलर देते, मान के चलो डॉलर देते, तो उस डॉलर को लेके मुझे कहां पर जाना पड़ता? कहाँ जाना पड़ता? बैंक में जाना पड़ता। तो सर आपने सिंपल बात बोल दी कि अगर हम हमारी डोमेस्टिक करेंसी में ही बिलिंग कर दें तो देर इज नो रिस्क। बात समझ में आती है नहीं आती है? सोचना इस बात के ऊपर कि अगर मैं आपको आज इनवॉइस इंडियन रुपीज में कर दूं और आपसे बोलूं कि 6 महीने बाद मुझे इंडियन रुपीज दे देना, तो उस दिन एक्सचेंज रेट कुछ भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देर इज नो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, देर इज नो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, क्योंकि आज भी 1 लाख रुपए मिलेंगे, आज से 6 महीने बाद भी 1 लाख रुपए। लेकिन अगर उल्टा होता, मैं आज बिलिंग कर दूं यूएसडी में और आप मुझे 6 महीने बाद यूएसडी दोगे, तो उस यूएसडी को लेकर मुझे बैंक के पास जाना पड़ेगा और बैंक को बेच के मुझे आईएनआर मिलेंगे, तो मुझे नहीं पता कितने आईएनआर मिलेंगे। तो ये हम समझने की कोशिश कर। तो अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट और इनिशियल मेजरमेंट तो हम पढ़ चुके हैं, इसको अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। जब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करके रखिए। वेडनेसडे को हम, जो हमारी क्लास होगी, उसमें हम या तो सिमुलेशंस करेंगे, जो आप लोगों ने 3 सिमुलेशन बताए, या इस चैप्टर के ओटीबी करेंगे। विल ट्राई।
कि दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, ताकि वेडनेसडे सेशन जो होगा वो हम सिम्स कर लेंगे, ताकि आपकी पहली यूनिट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और सेकेंड यूनिट को फिर हम कंसिस्टेंटली कंप्लीट करते जाएंगे। जब तक आप लोग रिवीजन करके रखिए, और जिन लोगों ने सिमुलेशंस नहीं करे हैं वो क्या करें, सिमुलेशंस कंप्लीट करके रखें।